जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसका मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वो आज मैं लाया हूँ। मुख्य परीक्षा जो हुई थी 20/11/2022 में हुई थी दोस्तों, उसका मैं आज प्रश्न लाया हूँ और यह बीएसएससी इंटर लेवल के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा दोस्तों। इसके जीके जीएस जो होंगे आप लोग बहुत ध्यान से इसे देखिएगा और आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद फिर इसका आंसर मिलाइए, आप कितना सही कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले इसका पीटी एग्जाम का भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसका प्लेलिस्ट बीएसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से सेव है दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और अब मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न ला रहा हूँ, उसके बाद सचिवालय सहायक में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसे भी लाऊंगा, प्रीवियस ईयर वो भी है। और आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख ले दोस्तों, जो प्लेलिस्ट में शामिल है। ये 10वां वीडियो होगा, 1 से 9 तक प्रीवियस ईयर प्रश्न मैं अपलोड कर चुका हूँ। यह 10वां वीडियो है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं उसे देख लें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न से है जीके जीएस। इसमें दिया गया भारतीय प्रतिभूति और विनियामन बोर्ड सेबी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सेबी के बारे में इसमें क्या कथन सही दिया हुआ है उसके बारे में पूछा गया है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये प्रश्न दिया गया है। यदि हम देखें तो 4 ऑप्शन है। इसमें यह कहा गया है यह कृषि उत्पादों को नियंत्रित करने हेतु नियामक बोर्ड है, नहीं। यह भारत में स्टॉक एक्सचेंज एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, सेबी है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड भारत में केंद्र एवं सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जो देश में एक्सचेंजों एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड है। सेबी का गठन कब हुआ था, यदि आपसे पूछ ले तो सेबी का गठन 12 अप्रैल 1992 में हुआ था दोस्तों। कब? 1992 में सेबी का गठन हुआ था, ठीक है। 1992 में हुआ था। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत, ठीक है। सेबी का गठन का उद्देश्य, सेबी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, तो प्रतिभूति बाजार का विकास करना, प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का रक्षण करना, प्रतिभूति बाजारों के विनियामक करना तथा उसके अनुशंसित विषयों पर प्रावधान करना। यदि आपसे पूछे सेबी एक है, क्या है? एक अर्ध विधायी है और अर्ध न्यायिक निकाय है सेबी। अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है सेबी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 52 में। इसमें कहा गया भारत का पूर्ण रूप एक जैविक खेती वाला प्रथम राज्य है। तो भारत का पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो प्रथम राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रथम राज्य सिक्किम बना था जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला है, और वह जनवरी 2016 में घोषित किया गया था पूर्ण राज्य के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। लक्षद्वीप देश का पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप है जो प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है, जो जैविक रूप से कृषि करने वाला प्रथम राज्य है, प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। जैविक कृषि खेती की ऐसी पद्धति है जिसमें कीटनाशकों, रासायनिक खादों की जगह केवल जीवाश्म खाद एवं पोषक तत्वों जैसे गोबर खाद, जीवाणु कल्चर, हरी खाद आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें यूरिया खाद या रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है जैविक में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य में सिक्किम है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि इसमें सिक्किम को देखा दोस्तों तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। वहाँ के राज्यपाल कौन है ये पूछा जाए तो क्या बताइएगा? तो वहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। आपसे पूछा जाए सिक्किम की स्थापना कब हुई थी राज्य के रूप में? 16 मई 1975 को सिक्किम के राज्य के रूप में स्थापना हुई थी। सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 32 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 1 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि हम असम को देखें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, यदि आपसे पूछे तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको हेमंत बिश्व शर्मा है। वहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं दोस्तों। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। अरुणाचल प्रदेश में देखें, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और केटी पटनायक वहाँ के राज्यपाल हुए, और वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 60 है,
लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। यदि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना के बारे में पूछा जाए कब हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश की एक राज्य के रूप में स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। और इसके साथ ही साथ 2 और राज्य थे जो अरुणाचल प्रदेश के साथ 20 फरवरी 1987 को उन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था। वो कौन राज्य थे? तो मैंने एक ट्रिक बताया था, अमीगो। अमीगो मैंने एक ट्रिक बताया था, ये याद रखिएगा दोस्तों, अमीगो। अमीगो ये ट्रिक मैंने बताया था, जो वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था जिस राज्य को, उसके बारे में मैंने बताया था। आ से अरुणाचल प्रदेश हो गया, मी से मिजोरम हो गया और गो से गोवा हो गया। ये 3 राज्यों को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वहाँ के क्या हैं, तो राज्यपाल हैं। और बिहार का राज्य का दर्जा 22 मार्च 1912 में हुई थी। विधानसभा सीटों की संख्या देखें, बिहार में 240 है, लोकसभा 40 है, राज्यसभा 16 है और विधान परिषद भी बिहार में है जो 75 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान उदार ब्याज दर निम्न में से कौन तय करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान उदार जो है कौन तय करता है? इसमें से 4 ऑप्शन है, तो इसमें तय करने वाले कौन है? इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, मौद्रिक नीति समिति। ऑप्शन नंबर सी है जो तय करता है, मौद्रिक नीति समिति। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया 54 में सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह के बारे में पूछा गया है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बुध है सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे निकटतम व सबसे हल्का ग्रह भी है। यहाँ का तापमांतर सर्वाधिक 600 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध का जो है तापमांतर सबसे अधिक क्या होता है? 600 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि दूरी के क्रम में देखें सौर मंडल के ग्रहों का, यानी सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो सबसे पहले क्या आता है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है और लास्ट में वरुण है। क्या हो गया? मर्क्यूरस, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से इसका क्रम हो गया दोस्तों। ठीक है, और यदि हम देखें सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और उल्का पिंड, धूमकेतु तथा अन्य पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल किसे कहते हैं इसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, और मंगल ग्रह को देखें, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह होती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, सांझ का तारा, भोर का तारा और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। और भारत पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी कहा जाता है शुक्र को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बी बुध। नेक्स्ट पे चलते हैं। 55 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जब देखें तो किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है और जबकि 567 वन्यजीव अभ्यारण्य है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार 106 राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि उत्तराखंड को देखें दोस्तों तो वर्ष 2000 में उत्तराखंड को राज्य का दर्जा दिया गया था और इसके साथ ही झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी 2000 ईस्वी में ही राज्य का दर्जा दिया गया था। यदि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में आप यदि देखेंगे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं आपको पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल, वहाँ के जो राज्यपाल हुए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है वहाँ के राज्यपाल। और उत्तराखंड में राजधानी है देहरादून एवं गैरसैंण, 2 राजधानी है उत्तराखंड का। ठीक है, और उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, लोकसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। यदि हम ओडिशा को देखें दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ओडिशा में। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वहाँ राज्यपाल रघुवर दास हैं और उड़ीसा है जो वर्ष 1936 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और लोकसभा सीटों की संख्या उड़ीसा में 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है उड़ीसा में। राजधानी भुवनेश्वर है। मध्य प्रदेश को देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हुआ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, और वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है और लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या
राष्ट्रसभा सीटों की संख्या कितना, 11 है मध्य प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश को नहीं देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 56 की ओर। टोडा जनजाति कहाँ रहती है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। टोडा जनजाति कहाँ रहती है? तो टोडा जनजाति है जो आपको कहाँ मिलेंगे? टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्रों में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलती है, प्रमुख जनजाति है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भील है देश में सबसे बड़ी जनजाति है। देश में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील जनजाति। वर्ष 1975 में भारत सरकार के द्वारा देश की सभी जनजाति समूहों में अति पिछड़ी जनजाति को 52 जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG में शामिल किया है। ठीक है, तो वर्तमान समय 75 जनजाति समूह है। भारत में कितने हैं? 75 जनजाति समूह। ठीक, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने बता दिया है, मध्य प्रदेश के बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, नीलगिरी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 57वां प्रश्न, किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है? सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में, ये प्रश्न पूछा गया है। यदि देखें हम आरक्षित वन क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र है। क्षेत्रफल के अनुसार से आरक्षित वन क्षेत्र उन वन क्षेत्रों को कहा जाता है जो सरकार द्वारा अधिनियमित, प्रबंधित एवं संरक्षित किए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आरक्षित वन क्षेत्र कहते हैं। इन वनों में किसी भी प्रकार की उपभोग गतिविधियां नहीं होती है, जैसे कि लकड़ी काटना, गाय भैंस चराना, बकरी चराना, ये सब आप नहीं कर सकते हैं जो आरक्षित वन क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मैंने उड़ीसा के बारे में बता दिया हूँ, बिहार के बारे में बता दिया और मध्य प्रदेश के बारे में बता दिया है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश है जो भारत में सबसे ज्यादा, यहाँ पर हर चीज है, जैसे कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सभी की सीटें सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। तो यदि हम उत्तर प्रदेश के आपसे मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो योगी आदित्यनाथ हैं। वहाँ के राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है ये बताइएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें तो विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 403 है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है। और VP यदि देखें, विधान परिषद जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ विधान परिषद की संख्या कितना है? 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या यदि हम देखें, ये भी भारत के सभी राज्यों में से सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, 80 है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या भी सबसे अधिक है, कितना है? तो 31 है राज्यसभा सीटों की संख्या। सबसे अधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बता दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जब जल भराव की आवश्यकता किस फसल के लिए होती है? जल भराव की आवश्यकता होती है जब किस फसल के लिए होती है? तो जल भराव की आवश्यकता आपको धान के लिए होती है। धान फसल के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। किसमें होती है? धान में होती है जल भराव की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। धान की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस कम से कम तापमान होनी चाहिए और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, तो धान की कृषि उत्तम होती है और इसके लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है धान की कृषि के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, 59 की ओर चलते हैं दोस्तों। 59 में दिया गया है, बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजना किसके सहयोग से स्थापित हुई है? बोकारो एवं भिलाई लौह इस्पात परियोजना है जो आपको किससे, तो मैंने एक ट्रिक बताया था दोस्तों आपको याद करने के लिए, बीरू भीरू, यानी बीरू से बोकारो हो गया और भीरू से भिलाई हो गया। ये दोनों है, रू से रूस हो गया, वी से बोकारो हो गया, भी से भिलाई हो गया और रू से रूस हो गया। तो बीरू कहाँ से है? सोवियत संघ रूस से। मैंने एक लिखा था, ये आप याद रखिएगा, बीरू भीरू राज दबी, ये याद रखिएगा। यदि ये आप रखते हैं तो आपको जो स्टील प्लांट है वो आपको याद हो जाएगा कहाँ कहाँ कौन कौन देश के द्वारा स्थापित किया गया है। बी से क्या हुआ? बोकारो, रू से रूस, भी से भिलाई, रू से रूस, रा से राउरकेला, जा से जर्मनी और द से दुर्गापुर और बी से ब्रिटेन, ये बिठाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। सोवियत संघ के द्वारा बीरू जो बोकारो और ये जो भिलाई है वो स्थापित किया गया था सोवियत संघ और रूस के द्वारा, और वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। रूस के सहयोग से वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यदि इसी और झारखंड में जो बोकारो स्टील प्लांट है जो वर्ष 1964 में स्थापित किया था। बोकारो कब? 1964 में स्थापित किया गया था रूस के द्वारा, और भिलाई 1955 में स्थापित किया गया था रूस के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं,
नेक्स्ट में दिया गया 16 नंबर प्रश्न में हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं। तो हिमालय में जो है आपको कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं, हिमालय में बलूत और बुरोस नामक पेड़ लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इसी प्रकार जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो बुक आया हुआ है उन सभी का जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर क्राउन पब्लिकेशन का जो 15 प्रैक्टिस सेट आया था उसके सारे जीके जीएस में अपलोड कर चुका हूँ। 75 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट है, 15 है, और उसी प्रकार इलुटेरिया बुक का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूँ। उसमें भी 75 प्रश्न दिए हुए थे जीके जीएस का, सारे अपलोड है दोस्तों। और आपको वॉल्यूम 2 रूपमनी प्रकाशन का बुक है उसका भी प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारी वीडियो अपलोड मिलेगी दोस्तों, और आप लोग जाके देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहे तो कहाँ पर, आपको असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम आदि राज्यों में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 62 में बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो यदि हम देखें तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी बिहार में कोसी है, गंडक है, सोन है, पुनपुन है, बागमती है। ठीक है, गंडक है, बागमती है, बागमती और गंडक ये है। ठीक है, कोसी है, काली नदी बिहार में नहीं बहता है। ठीक है, सोन है, यमुना, घग्गर, रामगंगा ये सब नहीं है। तो आपको एक होगा आंसर, केवल एक आंसर होगा और दो होगा। काली यदि नदी नहीं होती तो एक और दो आंसर होता, इसमें काली नदी देने के बाद ये आंसर नहीं होता, तो ऐसे मान के चले ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है 63 नंबर प्रश्न में जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोग है। तो जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयुक्त होता है, तो वह प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा यानी विलायती बबूल जैव विविधता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण पेड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 64 में तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने 985 ईसा पूर्व में करवाया था, या 1014 ईस्वी। राजराज प्रथम का जो कार्यकाल है 985 से 1014 ईस्वी तक था राजराज प्रथम का, और इन्होंने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, इसे बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। राजेश्वर मंदिर को भगवान शिव के लिए समर्पित है दोस्तों, यह मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है। चोल वंश की स्थापना यदि आपसे पूछे कितवीं शताब्दी में थी, तो 9वीं शताब्दी में हुई थी, और इसकी संस्थापक विद्यालय था चोल वंश का संस्थापक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 65 में मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह बृहदर्थ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बृहदर्थ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, और मौर्य साम्राज्य को जो बृहदर्थ की हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग की थी 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र सिंह ने बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त थे, मौर्य जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे, और इन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 66 में कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किस समय हुआ था। कौशल एवं मगध के मध्य जो संघर्ष का प्रारंभ हुआ था वो अजातशत्रु के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। महाजनपद काल के में कौशल एवं मगध में के बीच का संघर्ष हार्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय में प्रारंभ हुआ था। अजातशत्रु का कार्यकाल देखें 442 से 460 ईसा पूर्व हुआ था। मगध का शासक अजातशत्रु साम्राज्य का विस्तार प्रवृत्ति का था, अतः उसने मगध का विस्तार करने के लिए काशी, भज्जी, कौशल पर आक्रमण किया, और इन्हीं युद्धों के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें महाशिलाकंटक का उपाधि दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर 67 की ओर। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने
किसको पराजित किया था? तो प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था किसे? तो प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तराइन के प्रथम युद्ध वर्ष 1191 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध ये। और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज ठर के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हुई थी। ठीक है, और उसके बाद जस्ट तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज ठर के बीच या पृथ्वीराज चौहान के बीच पुनः यह युद्ध होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ये मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 68 में। मैं इसे ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। मैं इसे चाहूँ तो हर ऑप्शन का डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपको ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करनी है हमें। चलिए आगे देखते हैं। लोदी वंश का स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश का जो संस्थापक था वह बहलोल लोदी थे। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सल्तनत काल में लोदी वंश था जो पांचवा वंश था। ठीक है, और वर्ष 1951 ईस्वी की में गाजी मलिक के नाम से इन्होंने लोदी वंश की स्थापना की थे। बहलोल लोदी को गाजी मलिक के नाम से भी कहते हैं। और जो सल्तनत काल में प्रथम शासक जो हुए अफगानी शासक, वो बहलोल लोदी ही थे, अफगानी शासक। ठीक है, और जो इसमें लोदी वंश का अंतिम शासक कौन थे? जो अंतिम शासक थे 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। वहां से ही वहां से ही लोदी वंश का अंत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 69 में, कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आलमगीर हम लोग किसे कहते हैं? मुगल सम्राट आलमगीर जहां औरंगजेब को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। औरंगजेब को यदि इसका शासनकाल देखें तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था औरंगजेब का कार्यकाल। इसका बचपन का नाम आलमगीर था दोस्तों, औरंगजेब का नाम, और उसका पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी था, औरंगजेब का पूरा नाम। और ईरान के बादशाह ने मुगल शासकों के सर्वप्रथम औरंगजेब को ही बादशाह स्वीकार किया था। औरंगजेब ने अपना राजाभिषेक 2 बार करवाया था औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें मुगलों में सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, तब शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 70 में। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस का भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? तो किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस का भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? तो वो कौन सी युद्ध में हुआ था? तो वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को अंतिम रूप से पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ब्रिटिश ने फ्रांस को अंतिम रूप से पराजित किया था। यदि आपसे पूछे कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। ठीक है, और इसे तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय में हुआ था। ये तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था, और उसी समय वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस की सफाया हो गया था। और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो सर आयरकुट थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आयरकुट कर रहे थे, जबकि फ्रांसीसियों की तरफ से कॉन्टलाली कर रहे थे वांडीवास के युद्ध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 71 की ओर, मलाबार। मलाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मलाबार में जो मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह कब हुआ था? वर्ष 1921 ईस्वी में मलाबार में मोपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह मलाबार में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल के मोपला किसानों में 20 अगस्त 1921 को औरंगजेब के पुलिस थानों को जलाने के और अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने के बाद हुई थी। ठीक है, इसमें इस्लाम धर्म में धर्मांतर अरब एवं मलयाली मुसलमान थे। मोपला विद्रोह काश्तकारों का जमींदारों के खिलाफ कर न देने का विरोध था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में, किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो कौन सी तारीख था? किस तारीख को वो प्रांत का दर्जा मिला था उड़ीसा को बिहार से अलग करके? वर्ष 1900 कब? तो वर्ष 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कब? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार प्रांत से पृथक कर एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। और वर्ष 1912 ईस्वी तक बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल एक संयुक्त प्रांत थे।
और वर्ष 1912 के बाद 22 मार्च 1912 को बिहार और बंगाल को एक अलग संयुक्त प्रांत बनाया गया और बिहार उड़ीसा के रूप में बंगाल से अलग कर दिया गया था और उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 73 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसके गठन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसके गठन सचिंद्र नाथ सान्याल एवं सुखदेव थापन ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इस गठन का उद्देश्य था भारत में एक सामाजिक गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। ठीक है। और पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी घटना थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 74 में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? सामाजिक एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? 42वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा, 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है। ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें 77 में, पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? तो पहला लोकायुक्त हुआ था जो किस राज्य में नियुक्त हुआ था? तो वह पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में नियुक्त हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। यदि आपसे पूछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो एक नाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और महाराष्ट्र के अभी राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। ठीक है। और यदि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो 288 है महाराष्ट्र में, और विधान परिषद भी महाराष्ट्र में दोस्तों, विधान परिषद की सीटों की संख्या महाराष्ट्र में 78 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या 288 है। 288 विधानसभा सीटों की संख्या है, और विधान परिषद 78 है, और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में 19 है। कितना? 19। और महाराष्ट्र 1 मई 1960 में राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पश्चिम बंगाल की ओर चले तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और पश्चिम बंगाल का यदि हम मुख्यमंत्री आपसे पूछे हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसके जो राज्यपाल हैं सीबी आनंद बोस हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294 है, लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। और बिहार के बारे में बता दिया हूँ। राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान में अभी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो कौन है? तो वो भजन लाल शर्मा है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। और वहाँ के राज्यपाल लाल कौन है? तो कालराज मिश्र वहाँ के राज्यपाल हैं। और राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, और लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। तो इस प्रकार सभी का मैंने बता दिया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त नियुक्त किया था। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 78 नंबर प्रश्न की ओर। 78 में दिया गया है, 78 में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यदि हम देखेंगे तो कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको द हेग में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में, यानी हेग में। हेग है जो कहाँ? नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषाधिकार द्वारा स्थापित किया गया था, और अप्रैल 1946 ईस्वी में इस न्यायालय का शुरुआत हुई थी। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। कहाँ? एम्स्टर्डम है, और नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। द हेग में, नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है स्थित। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 79 में, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो WTO की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की। और वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो रॉबर्ट एजेवेडो हैं, और मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के लिए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं सिर्फ 80 नंबर प्रश्न की ओर। 80 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो आपको कहाँ किया गया था? क्वेटो में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेटो में पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन किया गया था। क्योटो कहाँ पड़ता है दोस्तों? जापान में पड़ता है। जापान में क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को
लागू हुई थी। इस प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और परफ्यूरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारे क्या है तो ओजोन परत से संबंधित जो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले ये गैस है और यह 6 प्रकार के गैस है जिस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी, कुछ मामले पे कम करने की कोशिश की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्वेटो में हुआ था। क्वेटो कहाँ है? जापान में। यदि पिछला प्रश्न हम लोग देखें दोस्तों, पिछला प्रश्न में कुछ और दिया हुआ था संगठन के नाम, जैसे डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी तो 1995 में, यह हमने बताया, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक की स्थापना हुई है। और उसी प्रकार यदि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम की स्थापना यूएनडीपी के बारे में पूछा जाए तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में, और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कहाँ हुई थी तो आईएमएफ की स्थापना वाशिंगटन डीसी में हुई थी और इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 80 बता चुके हैं दोस्तों। 81 में संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं ये भी कह सकते हैं। तो संविधान की आत्मा है जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना संविधान की आत्मा माना जाता है। संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित हिस्सा है, और एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान की पहचान पत्र कहा था। एन के पालकीवाला ने क्या कहा था कि संविधान प्रस्तावना है जो संविधान का पहचान पत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 82 में कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? कानून है जो संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन जो है किन्होंने दिया था तो इस कथन को देने वाले हैं आपको जॉन ऑस्टिन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन जॉन ऑस्टिन ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 83 में रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। तो रामनाथ कोविंद है जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 14वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, और वो भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 84 में भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1911 में अंतिम जनगणना की गई थी, और भारत की जनगणना यह कैमी थी, जो जब से जनगणना शुरू हुई है तब से भारत की कैमी जनगणना थी, तो यह 15वीं जनगणना थी। कब? 1972 1981 से यदि हम देखें तो भारत की यह 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की यदि पूछे जो 2011 में जनगणना हुई थी वह 7वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत में। ठीक है, और सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी। ब्रिटिश वायसराय मेयो के अधीन में हुआ था, और भारत की पहली पूर्ण जनगणना जो हुई थी रिपन के समय में हुआ था, 1881 ईस्वी में हुआ था। और वर्ष 1951 के बाद सभी जनगणना वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत ही की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 2011 में अंतिम जनगणना हुई है। स्वतंत्र भारत की कैमी जनगणना है तो 7वीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 85 नंबर प्रश्न की ओर। सतत विकास का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? सतत विकास का सिद्धांत है जो किसने प्रतिपादित किया है? तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन है? इसके है बेटलैंड आयोग। बेटलैंड आयोग ने सतत विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। बेटलैंड आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उप संगठन था जिसका उद्देश्य साधारणीय विकास की खोज के उद्देश्य को एकजुट करना तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में बेटलैंड आयोग की स्थापना हुई थी, और विश्व के पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था बेटलैंड आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 86 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? यदि हम देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है तो वो शक्तिकांत दास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर है। और भारतीय रिजर्व बैंक की यदि स्थापना देखें तो 1934 के अधिनियम के तहत वर्ष 1935 में, अप्रैल 1935 में की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया था दोस्तों। इसका राष्ट्रीयकरण, इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। कितने में? तो 25वें गवर्नर है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर अस्बॉर्न स्मिथ थे दोस्तों। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर अस्बॉर्न स्मिथ थे। जबकि स्वतंत्र भारत की, जबकि भारतीय गवर्नर, जब आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर आपसे पूछा जाए तो सीडी देशमुख थे जो स्वतंत्र भारत के थे।
तो ऑप्शन नंबर बी वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 87 नंबर प्रश्न में, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन करता है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। और इसकी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है इसकी मुख्यालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं, इसमें दिया गया 88 में, भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष पहली बार प्रारंभ हुई थी। तो यदि हम देखें भारत में कागजी मुद्रा है सबसे पहले किस वर्ष, तो 1853 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में कागजी मुद्रा की स्थापना हुई थी। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत 1861 में थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, और मुद्रा अधिनियम भारत सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 89 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया गया रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट वह रेट है जिसमें, रेपो रेट वह दर है जिसमें ब्याज की दर जिस पर भारतीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इंडेक्स फंड क्या है। तो इंडेक्स फंड के बारे में यदि हम देखें तो इंडेक्स फंड है क्या, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में निवेश करता है उसे इंडेक्स फंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। 91 में है पेगासस क्या है। तो 91 में पेगासस जो है आपको क्या है, पेगासस यह एक जासूसी यंत्र है जो लोगों के फोन के माध्यम से जासूसी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पेगासस क्या है, तो यह एक जासूसी यंत्र है। नेक्स्ट को चलते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। 92 में है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सा शहर है, यदि हम देखें दक्षिण अफ्रीका की राजधानी इसमें से कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर केप टाउन होगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी यदि पूछे ऐसे तो आपको केप टाउन ही बताना होगा। यदि विधायी राजधानी कहे तो भी केप टाउन होगा। दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कौन है, केप टाउन है। और प्रशासनिक राजधानी आपसे पूछे दक्षिण अफ्रीका के तो प्रिटोरिया है जो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। और उसकी यदि न्यायिक राजधानी पूछे तो ब्लूमफोर्टेन है जो दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक राजधानी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लूमफोर्टेन है और ऐसे विधिक राजधानी केप टाउन है। ठीक है दोस्तों, तो 3 राजधानियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और इसकी मुद्रा क्या है दक्षिण अफ्रीका के, तो रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 93 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है कि किस देश ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया है। तो किस देश ने माना है पहली बार कानूनी मुद्रा, तो ये कौन सा देश है, तो इस देश का नाम है, इस देश का नाम क्या है, तो अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा माना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका देश अल सल्वाडोर ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया है। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। इसे कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु निर्मित किया गया है। इसका विकास सातोशी नाकामोटो नामक एक अभियंता ने किया था। किसके द्वारा, सातोशी नाकामोटो ने किया था बिटकॉइन की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया 94 में दिया किन राज्यों ने धारा 348 के 2 के प्रयोग के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। वो कौन सी राज्य है, तो ऐसे भी इसका आंसर बताना काफी आसान है। हिंदी भाषा में जो न्यायालय में प्रयोग किया जाएगा तो हिंदी राज्यों में ही किया जाएगा। तो वो हिंदी राज्य कौन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 95 में आर्थिक रूप से पिछड़ा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया था। तो कौन से अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया था ईडब्ल्यूएस को, तो ये तो जाहिर सी बात है ईडब्ल्यूएस देने के लिए कौन सा अनुच्छेद, तो आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15 के 6 एवं 16 के 6 को संशोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 15 का 6 और 16 के 6 को संशोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि हम देखें नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, यदि संवैधानिक संशोधन आपसे पूछ लिया जाए कैमा संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था, ये तो अनुच्छेद पूछा है आपसे। अब कभी कभी संवैधानिक संशोधन भी पूछ लिया था। तो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में यह नियम लागू किया गया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। किस में दिया गया है, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 96 नंबर प्रश्न में, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है। तो अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 97 में, कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षित नहीं प्रदान करता है। तो वो कौन सा राज्य है जो आरक्षण नहीं प्रदान करता है निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को, तो वह राज्य है बिहार। बिहार है जो निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को आरक्षण प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, आगे फिर चलते हैं 98 नंबर प्रश्न में, संविधान का 105वां
संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का जो 105वां संशोधन है आपको किस राज्य से किससे संबंधित है? तो 105वां संविधान संशोधन है जो यह राज्यों को अनपिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। राज्यों को अनपिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है 105वां संविधान संशोधन। ये 10 अगस्त 2021 को हुई थी। जो 105वां संविधान संशोधन है 10 अगस्त 2021 में अनुसूचित किया गया था। यह संशोधन राज्यों को अनपिछड़ा वर्ग निर्धारित की शक्ति देता है। और ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 15 के 4, 15 के 5 और 16 के 4 और 16 के 5 राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने व घोषित करने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग संविधान इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में चैप्टर वाइज, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको संविधान पूरी चैप्टर वाइज मिलेगी दोस्तों, चैप्टर वाइज। इसके लिए बहुत से चैनल हैं जो आपसे कुछ रकम वसूल करते हैं, मैं आपको फ्री में ये दिया हूँ दोस्तों। आप जाकर के मेरे चैनल में जाकर पढ़ सकते हैं, वो भी चैप्टर वाइज है, और आप जाकर उसे रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आप यदि रिवाइज करेंगे तो आपको जरूर से जरूर से फायदा मिलेगा दोस्तों। उसी प्रकार भारतीय हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का भी मैं चैप्टर वाइज अपलोड कर चुका हूँ, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी पूछे हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, सारे प्रश्न। और तीनों हिस्ट्री में डाला हूँ, मॉडर्न और जो मॉडर्न हो गया, प्राचीन हो गया और मध्य हो गया, तीनों हिस्ट्री में अपलोड कर चुका हूँ। अलग अलग लिस्ट बना हो, जाकर उसे देखें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें दोस्तों, जरूर से जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे और चलते हैं। 99 नंबर, आवश्यक रक्षा सेवा बिल 2021 क्या है? तो आवश्यक रक्षा सेवा बिल 2021 है जो क्या है, यह रक्षा उत्पादन इकाइयों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 100 नंबर प्रश्न में चलते हैं। संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो संसद के कौन सा समिति है जो अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो संसद के लोक लेखा समिति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और सार्वजनिक उपकरण समिति, ये 3 समितियां हैं जो अपने संसद में 100 वर्ष पूरा कर लिए हैं। कौन कौन? लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और उपकरण समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति, ये दोनों दिए हुए हैं। तो ऑप्शन इसमें एक से अधिक होगा दोस्तों, लेकिन एक ही चुनना है, तो लोक लेखा समिति हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन एक से अधिक होगा। ये तीनों है जो 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं 2021 में। ठीक है, और भारत सरकार 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। इसे गठन कब किया गया था? तो 1919 के माध्यम से गठन किया गया था। इसका गठन प्रति वर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य को संचालन के लिए नियम 308 के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य संसद के द्वारा सरकार को दिया गया धन को निश्चित मत पर ही खर्च किया जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही आंसर। यदि हम देखें लोकसभा, इस समिति में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य कुल होते हैं। उसमें से जो 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट करते हैं 101 की ओर। कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो कौन है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो वो है आपको प्लीहा, जो केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, प्लीहा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट चलते हैं 102 की ओर। लाख है, लाख क्या है? तो लाख है जो लाख कीट का एक शारीरिक श्रावण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्या है? शारीरिक श्रावण है लाख। लाख केरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 103 की ओर। अस्मेटिलियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? जिसके द्वारा संपमेडिट शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर संपमेडिट शुक्राणु में क्या होती है? विशेषज्ञता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 104 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 104 की ओर एंटी फर्टिलिजन स्रावित होता है। तो एंटी फर्टिलिजन है, किससे स्रावित होता है? यह जो है आपको एंटी फर्टिलिजन शुक्राणु द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। शुक्राणु द्वारा एंटी फर्टिलिजन स्रावित होता है। नेक्स्ट चलते हैं 105 की ओर। अधिकांश प्राणी या प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? जो है प्रवासी पक्षी अधिकांश जो आते हैं ठंडी की ऋतु में, वो किस मार्ग से आते हैं भारत में? तो वह जो है कौन सी मार्ग से आते हैं? उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर उत्तर से दक्षिण दिशा के मार्ग से आते हैं। कहां से? उत्तर से दक्षिण दिशा के मार्ग से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 106 की ओर। इसमें दिया है
रोडियस प्रजाति जो माता पिता के देखभाल दर्शाती है वो क्या कहलाती है? वह मीठे पानी के साबुक को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 107 की ओर। पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इन सभी का ब्लड ग्रुप है, इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया विषाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विषाणु के बारे में कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न दिया गया है। देखें तो विषाणु के बारे में कौन सा कथन दिया हुआ है? तो विषाणु है जो बाध्यकारी परजीवी है। क्या है? विषाणु एक बाध्यकारी परजीवी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 109 की ओर। न्यूक्लियोसाइड्स है, तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड्स है जो प्यूरिन, पायरीमिडीन और चीनी से का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 110 की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? तो पहली पंक्ति रक्षा किस प्रतिरक्षा को कहा जाता है? तो ये कौन सी है? जन्मजात प्रतिरक्षा है जिसे पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है। जन्मजात प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 111 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? तो परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस है जो परम शून्य तापमान का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इस तापमान पर गैस के अणु की गति शून्य हो जाती है। इस तापमान का ऊष्मा गति के तृतीय नियम के परिभाषित किया जाता है। इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता है। इसका मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 112 की ओर। इसमें देखिए किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है। किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो किसे मापती है? तो यह है जो आपको विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों को मापती है। ऑप्शन नंबर विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों की आवृत्ति को मापती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 113 की ओर। एक कटा हुआ हीरा चमकता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो एक कटा हुआ हीरा है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। इसके कारण तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है कटा हुआ हीरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 114 की ओर। उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो उच्च तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? वो पायरोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पायरोमीटर है उच्च तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ और उपकरण जैसे थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने हेतु, स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश की प्रत्येक तरंग दैर्ध्य पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को मापा जाता है और रेडियोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने हेतु रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 115 की ओर। इसमें कहा गया है कि एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट या 160 वोल्ट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है तो बिजली की खपत होगी। तो बिजली की खपत है कितना, विभव कितना दिया गया है? तो 200 वोल्ट और ऊर्जा है 100 वाट। तो प्रतिरोध बराबर आर बराबर क्या होगा? पहले आर निकाल लीजिए। आर निकालेगा तब बिजली का खपत निकलेगा। आर निकालेगा V बटा H बाई P क्या होगा? 200 दोना गुना 200 बटा 100। P पोटेंशियल हो गया, विभव 200 है तो ये कट गया, कितना होगा? 400 आएगा। 400 आ गया। उसके बाद बिजली की खपत P बराबर क्या आता है? VI होता है। P बराबर VI। इसमें कितना है? I कितना? 160 है दिया हुआ है, 160 है गुना 160 बटा 400 कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 64 वाट आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 116 की ओर। बिजली की स्त्री में ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु है। तो बिजली की स्त्री में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, जिसमें नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होता है। 80% निकेल और 20% क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 117 की ओर। बिजली की मोटर परिवर्तित करती है। तो बिजली की जो मोटर है क्या परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर, बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों आगे की ओर 118 की ओर। 118 में पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? तो पानी में एक हवा का बुलबुला है जो अवतल लेंस की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दंड चुंबक के केंद्र में
चुंबकत्व होता है तो दंड चुंबक के जो केंद्र में जो चुंबकत्व होता है वो न्यूनतम शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दंड चुंबक के चुंबकत्व में केंद्र में चुंबकत्व शून्य होता है। नेक्स्ट को चलते हैं 120 में, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? यदि हम देखें तो सबसे अधिक किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तो वो होता है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 121 की ओर। हंसाने वाली गैस क्या है? तो हंसाने वाली गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 122 की ओर। लोहे में जंग लगने पर उसके भार पर क्या होता है? देखिए लोहे में जंग लगने पर उसके भार में है जो क्या होता है लंबे समय तक बढ़ता है उसका भार। ऑप्शन नंबर बी, यानी भार बढ़ जाता है जंग लगने पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 123 की ओर। आहार में नमक का मुख्य उपयोग है, तो आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? तो आहार में नमक का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 124 की ओर। कोई धातु सोना है या नहीं यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यदि देखें तो किस अम्ल का उसको परीक्षण के लिए किया जाता है तो वह अम्ल कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल होता है। कोई धातु सोना है या नहीं है यह जानने के लिए आमतौर पर परीक्षण के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 125 की ओर। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटन नहीं है? तो प्रबल विद्युत अपघटन कौन नहीं है? तो इसमें से हम देखें तो H2CO3 प्रबल विद्युत अपघटन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर 126 में, यौगिक K2O का सही नाम क्या है? तो K2O का जो सही नाम है उसका नाम सही क्या है? K2O को कहते हैं हम लोग पोटेशियम ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पोटेशियम ऑक्साइड बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पोटेशियम ऑक्साइड न है, ऑक्सीजन लिखा हुआ तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पे चलते हैं 127 की ओर। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो NH3 की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है? 0 है। NH3 का ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 128 में, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। जब पानी क्या होता है कम जाता है तो उसका घनत्व क्या कम हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि घनत्व है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है, और पानी जब जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर तो अधिकतम आयतन होता है और घनत्व वहां पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 129 की ओर। कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है? यदि हम इसे देखें इसमें से कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है? तो इसमें हम यदि देखें दोस्तों तो कौन सा घोल सबसे सांद्र है? तो इसमें 2 मिलियन में 2.6 ग्राम विलेय मिला हुआ हो यह घोल सबसे ज्यादा सांद्र है। तो इसको देखने का क्या प्रक्रिया है? द्रव्यमान बराबर होता है विलेय की द्रव्यमान ग्राम में बटा बिलियन का आयतन लीटर में। ये सूत्र में आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 130 की ओर। इसमें दिया गया है जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सांद्र है जो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके वह क्या बनाएगा? H3PO4 बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, H3PO4। नेक्स्ट पे चलते हैं 131 की ओर। अदरक एक तना है जड़ नहीं है क्योंकि? अदरक एक तना है जड़ नहीं है क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अदरक एक तना है जड़ नहीं है क्योंकि इसमें इंटरनोड और नोड शामिल है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 132 की ओर। मटर के दाने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? तो मटर के दाने का कुंडलन है किसी भी आसपास की संरचना का किसका उदाहरण है? तो थिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण है। थिग्मोट्रोपिज्म ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 133 की ओर चलते हैं दोस्तों। पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग हम लोग किसके मापने के लिए करते हैं? प्रकाश संश्लेषण को मापने के लिए पोटोमीटर का उपयोग करते हैं। पोटोमीटर का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए किया तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 134 की ओर। पौधों में रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है? तो पौधों में रंध्र का खुलना है जो किसके प्रवाह के कारण? तो के कारण यानी पोटेशियम के कारण होता है पौधों में रंध्र का खुलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 135 की ओर। निम्नलिखित 135 में है जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है। तो जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण क्या है? तो नग्र बीजांड होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण का कमी का कारण नग्र बीजांड है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है।
नेक्स्ट चलते हैं 136 की ओर। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसकी मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। तो कौन सी? दिल की लकड़ी में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। पेड़ में जब कोई पेड़ बड़ा होता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। यह गुण दिल की लकड़ी में के पेड़ों का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 137 की ओर। पुंकेसर एवं कार्पेल के बीच स्वपरागन होता है। तो पुंकेसर एवं कार्पेल के बीच जो स्वपरागन होता है वह एक ही फूल में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, एक ही फूल में होता है। नेक्स्ट चलते हैं 138 की ओर। एक बीज है, तो एक बीज क्या है? तो एक बीज है जो पका हुआ बीजांड होता है, एक बीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एक बीज है क्या? तो पका हुआ बीजांड है एक बीज, जिसमें एक भूर्णीय पौधा होता है और भूर्ण के विकास के लिए पर्याप्त आरक्षित भोजन होता है। बीज को परिपक्व और निषेचन बीजांड के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 के। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है। तो निषेचन के बाद जो बीज आवरण है बीजांड से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। निषेचन के बाद जो बीज आवरण है बीजांड से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 140 की ओर चलते हैं दोस्तों, यह लास्ट प्रश्न है 140 की ओर। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के सारे ग्रुप में शेयर कर दें जहाँ भी एजुकेशनल ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।